हेलो दोस्तों, दिशा स्टडी पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है और शुरू करते हैं इतिहास के पहला चैप्टर शीत युद्ध के दौर का पार्ट थर्ड। ठीक है, हमने पहले चैप्टर पहले पार्ट दूसरा पार्ट पढ़ लिया है। अगर आप नहीं पढ़े तो आप जाकर के पीछे उसको पढ़िए और फिर समझ में अच्छे से आपको आने लगेगा चैप्टर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दो ध्रुवीयता की चुनौतियां, गुट निरपेक्षता। भाई दो ध्रुवीयता की चुनौती क्या होगी? गुट निरपेक्षता। अब समझिए क्या है कि भाई जब वो दौर था गुट निरपेक्षता यानी इसका शीत युद्ध का, शीत युद्ध का दौर कब से कब तक मानते हैं भाई? 1945 से मानते हैं 1991 तक। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब दुनिया दो भागों में जिस टाइम पे बट रही थी, उसी टाइम पर जो नए नए देश स्वतंत्र हो गए थे उनके लिए बड़ा दुविधा उत्पन्न हो गई। अब ये दुविधा क्या थी भाई? तो दुविधा उत्पन्न ये हो गई कि हम किस साइड जाएं। भाई दुनिया दो हिस्सों में बट रही थी, एक हिस्सा अमेरिका का बन गया था, एक हिस्सा सोवियत संघ का बन गया था। और जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, गुलामी के बाद आजाद हुए थे, अब उन्होंने सांस लेना शुरू किया था। उनके पास जो दो ध्रुवीयता शुरू हो गई थी, जो दुनिया दो भागों में बट गई थी, दो महाशक्तियां हो गई, तो उन लोगों के पास बड़ी दुविधा हो गई कि हम किधर जाए। ठीक है, तो उसी टाइम पे एक तीसरा ऑप्शन निकल करके आया और वो ऑप्शन था गुट निरपेक्षता। वो ऑप्शन कौन सा था भाई? गुट निरपेक्षता का। अब गुट निरपेक्षता क्या है? ध्यान दीजिए, गुट निरपेक्षता क्या है? पहले समझिए दो ध्रुवीयता क्या है। तो दो ध्रुवीयता का मतलब कि दुनिया दो भागों में बट रही थी, यानी दो ही महाशक्तियां थी। और दो महाशक्तियां कौन कौन थी आपको पता है? सोवियत संघ और अमेरिका। चलिए अब देखते हैं गुट निरपेक्षता क्या है। तो गुट निरपेक्षता समझिए, एक नॉर्मल जो फैमिली होती है उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो समझिए सास और बहू का जो रिश्ता होता है, मैक्सिमम जगहों पे सीरियस में भी और अन्य जगहों पे भी ऐसे दिखाया जाता है कि झगड़ालू स्वभाव होता है। दोनों आपस में क्या करते हैं? हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो सेम वही है। जैसे मान लीजिए एक को हम सास मान लेते हैं, एक को बहू मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सास मान लेते हैं अमेरिका को, और बहू मान लेते हैं सोवियत संघ। इसको सोवियत संघ को। तो जब सास और बहू जब आपस में लड़ती हैं तो सबसे ज्यादा दुविधा किसके पास होती है? जो पति होता है उसके पास सबसे बड़ी दुविधा होती है कि वह किस पक्ष में जाए। अपने माँ के साथ बोले, अपने माँ के पक्ष में जाए या अपने पत्नी के पक्ष में बोले। तो इस कंडीशन में जो समझदार पुरुष होता है वह क्या करता है? जो समझदार पति होता है वह क्या करता है? न्यूट्रल हो जाता है। क्या होता है भाई? न्यूट्रल। सास को झगड़ा करो सो नंबर कौन मतलब चुपचाप बेचारा पटा के सुननी और कुछ नहीं कर पे। क्या है? कैसे अगर माई के पक्ष में बोली तो अगर बीवी नाराज है, अगर बीवी के पक्ष में बोली तो कर माई नाराज है। ठीक, तो सेम यही कंडीशन था। ठीक है, अगर अमेरिका के साथ जाएगा तो फिर सोवियत संघ नाराज होगा, और सोवियत संघ के साथ जाओगे तो अमेरिका नाराज होगा। इससे बेहतर उन्होंने विकल्प चुना गुट निरपेक्षता। किसका? गुट निरपेक्षता। और गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि दोनों महाशक्तियों में से किसी महाशक्ति के साथ न जाकर के एक अपना अलग गुट स्थापित कर लेना। ठीक है, चलिए समझिए। तो अमेरिका मतलब गुट निरपेक्षता का मतलब क्या? जो गुट निरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि न सोवियत संघ के साथ जाना और न अमेरिका के साथ जाना, अपना अलग व्यवस्था, एक अपना अलग आंदोलन खड़ा करके और एक अपना अलग व्यवस्था बनाना, अलग ही रहना। यानी सोवियत संघ भी अलग रहना और अमेरिका से भी अलग रहना। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया गुट निरपेक्षता। एक बार ध्यान दीजिए, गुट निरपेक्षता का मतलब होता है न सोवियत संघ के साथ जाना, न अमेरिका के साथ जाना, बिल्कुल अलग ही रहना। तो जो नए देश उस समय आजाद हुए थे उनमें से कुछ देश तो इधर उधर सम्मिलित हो गए, दोनों महाशक्तियों में किसी के साथ जाकर सम्मिलित हो गए, और कुछ ऐसे देश थे जो दोनों में किसी के साथ नहीं गए और वो अलग ही रहने लगे। ठीक है, चलिए गुट निरपेक्षता समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते भाई, हेडिंग है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन कौन थे? ठीक है, समझिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन से थे। तो ध्यान दीजिए, यूगोस्लाविया देश है और यूगोस्लाविया के नेता थे जिनका नाम था जोसेफ ब्रोज टिटो। जो जोसेफ ब्रोज टिटो थे भारत के उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र थे। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत से कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये दोनों क्या थे? मित्र थे। दोनों क्या थे भाई? मित्र थे। उसके बाद मिस्र से कौन थे? के.ए. नाशिर। मिस्र से कौन थे? के.ए. नाशिर। ठीक है, इंडोनेशिया से कौन थे? सुकर्णो। ठीक है, घाना से कौन थे भाई? वामे इनेमू।
मुक्का, वामे एने मुक्का, वामे एने मुक्का। ठीक है, समझिए बराबर। यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रेस टिटो, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से के.ए. नासिर, इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना से वामे एने मुक्का। ठीक है मित्रों, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में आया है। ठीक है, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था उसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था भाई? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था भाई? बेलग्रेड में। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कब हुआ था? 1961 में। और जब स्थापना हुई इसकी, जब पहला इसका जो पहला सम्मेलन हुआ, उस समय से कितने सदस्य थे? तो इस समय सदस्य जो देश थे उनकी संख्या थी 25। यानी हम ये कहेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें 25 सदस्य देश थे। ठीक है, और ये सम्मेलन कब हुआ? तो 1961 में। कब हुआ? 1961 में। और कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। ठीक है, 14वां सम्मेलन जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन उस पर ध्यान देते हैं। 14वां सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया है। ठीक है, ये भी कई बार आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 2006 में। कब हुआ था मित्रों? 2006 में। कहाँ हुआ था? तो हवाना। कहाँ हुआ था? हवाना। हवाना एक शहर का नाम है। हवाना क्या भी? एक शहर का नाम है। और ये शहर कहाँ है? क्यूबा में। कहाँ है? क्यूबा में, जहां क्यूबा मिसाइल संकट जो अमेरिका के नजदीकी देश था, ठीक है, जिसका मित्र सोवियत संघ था। ठीक है, वहीं वाला क्यूबा, उसी क्यूबा देश, और क्यूबा देश में एक शहर है हवाना, वहीं पर 14वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें सदस्य देश कितने थे भाई? 2016 में सदस्य देश कितने थे? 116। कितने थे भाई? 116 देश थे। ठीक है, उसके बाद पर्यवेक्षक। और पर्यवेक्षक देश कितने थे? 15। पर्यवेक्षक देश कितने थे? 15। पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है कि भाई इन पर ध्यान रखने वाला, इन पर ध्यान रखने वाला कि क्या ये जो सम्मेलन है सही हो रहा है कि नहीं, क्या जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, इन सब पर ध्यान रखने के लिए, देख रेख करने के लिए कितने देश थे भाई? उन्हीं देशों को क्या कहा जाता था? पर्यवेक्षक। कितने देश थे? तो 15 देश। कितने देश थे? 15। ठीक है मित्रों, ये समझ में आ गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड, सदस्य देश 25। ठीक है, 14वां सम्मेलन 2006 हवाना, कहा? क्यूबा में, उसका सदस्य देश 116 और पर्यवेक्षक देश 15। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के गुट निरपेक्षता समझिए, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या लाभ हुआ? समझने वाली बात है कि गुट निरपेक्षता जो नीति थी, जो गुट निरपेक्ष की नीति थी, उसको अपनाने से भारत को क्या लाभ हुआ? ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहला लाभ क्या है? पहला लाभ तो यही है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले, भारत अपने जो अंतर्राष्ट्रीय फैसले थे वो स्वतंत्र होकर के ले सका, वो किसी के दबाव में नहीं आया। किसी के दबाव का मतलब क्या? अगर वो जाकर के किसी महाशक्ति से मिल जाता तो वह उस महाशक्ति के दबाव में होता, अर्थात वो जो शक्तियां जो कहती वो ये करता। लेकिन ये किसी महाशक्ति से नहीं मिला, इसलिए ये जो अपने फैसले थे वो स्वतंत्र होकर के ले रहा था। कौन? भारत। ठीक है, दूसरा भी ये भारत जो था वो अपने हितों को ध्यान में रख करके कोई फैसला ले रहा था। क्यों? क्योंकि उस पर किसी महाशक्ति का दबाव नहीं था। ठीक है, तीसरा समझिए, भारत हमेशा ऐसे स्थिति में बना रहा कि अगर सोवियत संघ उसके खिलाफ हो जाए, यानी भारत के खिलाफ हो जाए, तो यह जाकर के अमेरिका के साथ मिल सकता था। अगर अमेरिका भारत के खिलाफ हो जाए तो भारत जाकर के सोवियत संघ से मिल सकता था। हमेशा ऐसी स्थिति में भारत सदैव बना रहा। ठीक है, इसलिए कोई भी महाशक्ति इस पर ध्वंस नहीं जमा सकी। ठीक है, अपना वर्चस्व नहीं बना सकी। क्यों? क्योंकि यह इस स्थिति में था कि अगर एक शक्ति उस पर दबाव बनाती तो दूसरी महाशक्ति से जाकर के वो आराम से मिल सकता था। ठीक है, चौथा देखें, भारत जो है वो गुट निरपेक्ष की नीति को अपना करके खुद भी गुलाम होने से बचा और अपने साथी देशों को भी गुलाम होने से बचा लिया।
क्योंकि अगर गुट निरपेक्षता की नीति को नहीं अपनाता तो किसी न किसी महाशक्ति से जाकर के मिल जाता, और महाशक्ति से मिलने का मतलब कि महाशक्ति के दबाव में आ जाना और वही कहना वही करना जो महाशक्तियां कहती। ठीक है, तो इसलिए यह गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और ये गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने से लाभ मिले। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। गुट अगला हेडिंग है गुट निरपेक्षता न तो पृथकतावाद है और न ही तटस्थता है, और न ही तटस्थता है। ध्यान दीजिए, गुट निरपेक्षता न तो पृथकतावाद है और न ही तटस्थता है। अब दो शब्द नए आ रहे हैं, पृथकतावाद और तटस्थता। ठीक है, इन दोनों को हम समझेंगे, पृथकतावाद क्या है और तटस्थता क्या है। चलिए ठीक है, एक तरफ हम कॉलम बनाते हैं पृथकतावाद और दूसरी तरफ तटस्थता। ठीक है, चलिए पृथकतावाद की तरफ देखते हुए पहला क्या है, अपने आप को। पृथकतावाद क्या कहता है कि अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। पृथकतावाद क्या है, पृथक मतलब क्या है, अलग होना। पृथक मतलब क्या होता है, अलग होना। यानी कह रहा है कि खुद को अगर कोई देश अपने आप को बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट करके अलग रखता है तो समझिए को पृथकतावादी की नीति को अपना रहा है। ठीक है, ध्यान सुनिए भाई, पृथकतावादी का मतलब क्या होता है कि अपने आप को बिल्कुल क्या करना, अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग। अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय मामला हो रहा है तो वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो चाहे कैसा भी मामला हो। इसका मतलब कि वो पृथकतावाद की नीति को अपना रहा है। ठीक है, तटस्थता का मतलब क्या है, युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। कह रहे हैं कि युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना क्या है भाई, तटस्थता। यानी क्या है कि इसमें युद्ध में शामिल न होगा। ये क्या करेगा, युद्ध में शामिल न होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इधर पृथकतावाद में, अर्थात किसी दूसरे देश से कोई मतलब नहीं रखना। पृथकतावाद क्या कहते हैं कि किसी दूसरे देश से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, किसी दूसरे देश से कोई मतलब नहीं रखेंगे। दूसरा इधर तटस्थता देखिए, इस नीति का पालन करने वाले देशों के लिए। कह रहे इस नीति का पालन करने वाले देशों के लिए यह जरूरी नहीं होता है कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। कह रहे कि जो तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश हैं उनके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। ठीक है, कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। ठीक है, तीसरा देखिए 1787 से 1914 तक 1787 से 1914 तक अमेरिका जो था वो दुनिया से अलग रहा और पृथकतावादी की नीति को अपनाया। कब से, 1787 से 1914 तक। 1787 से 1914 तक अमेरिका दुनिया से कट करके बिल्कुल अलग रहा और पृथकतावादी की नीति को अपना करके रखा। ठीक है, चलिए इधर देखते तटस्थता की तरफ। ऐसे देश न तो युद्ध में शामिल होते हैं, ठीक है, और न ही युद्ध को सही गलत होने के बारे में पक्ष लेते हैं। अब क्या रहे, तटस्थता जो वाली नीति वाले लोग हैं ये न तो युद्ध में शामिल होंगे और न ही युद्ध को सही और गलत के बारे में कुछ कहेंगे, कोई पक्ष रखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसे देश होते हैं कि जो युद्ध में शामिल तो नहीं होते हैं लेकिन फिर वो क्या करते हैं, युद्ध के बारे में कहते हैं वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था। ठीक है, यानी किसी देश की आलोचना करते हैं, किसी की विवेचना करते हैं, अर्थात किसी की बुराई और किसी की अच्छाई करते हैं। लेकिन तटस्थतावादी जो नीति के देश हैं वो युद्ध में ऐसे देश न तो युद्ध में शामिल होंगे और न ही युद्ध को सही और गलत होने के बारे में कोई पक्ष लेंगे। ठीक है, अगला चौथा देखते हैं। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों ने पृथकतावादी की नीति को नहीं अपनाया। कह रहे भाई जो गुट निरपेक्षता वाले जो देश थे वो पृथकतावादी की नीति को नहीं अपनाया। ठीक है, और तटस्थता में भाई कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश युद्ध में शामिल हुए और युद्ध को टालने में मदद की। देखो यहाँ क्या है, कई कारणों से जो गुट निरपेक्ष जो देश थे वो युद्ध में शामिल हुए हैं और युद्ध को टालने में मदद भी की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता न तो पृथकतावाद है और न ही तटस्थता है। ठीक है,
हम क्या कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता न तो पृथकतावादी है और न ही तटस्थता है, क्योंकि पृथकतावाद का मतलब होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना, अर्थात किसी दूसरे देश के बारे में कोई मतलब नहीं रखना। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि 1887 से 1914 के बीच में अमेरिका दुनिया से काट करके अलग रखा, लेकिन जो गुट निरपेक्ष जो देश थे वो पृथकतावाद की नीति को नहीं अपनाए और पृथकतावादी की नीति को नहीं अपनाए। ठीक है, तटस्थता के बारे में क्या होता है कि युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। भाई तटस्थतावादी का मतलब क्या होता है कि युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, और इस नीति का पालन करने वाले देशों के लिए यह जरूरी नहीं होता है कोई युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ठीक है, ऐसे देश न तो युद्ध में शामिल होते हैं और न ही युद्ध के सही और गलत के बारे में कोई पक्ष रहते हैं। ठीक है, कई कारणों से गुट निरपेक्ष जो देश थे, ठीक है, गुट निरपेक्ष नीति वाले जो देश थे वो कई युद्धों में शामिल हुए हैं और युद्ध को टालने में मदद की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है गुट निरपेक्ष की नीति की आलोचना। भाई जो गुट निरपेक्ष की नीति जो थी इसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, बहुत सारे देशों ने आलोचना भी की। ठीक है, चलिए हम देखते हैं गुट निरपेक्ष की नीति की आलोचना कैसे की गई। ठीक है, भारत की गुट निरपेक्ष नीति समझिए विशेष, भारत किसकी? भारत की गुट निरपेक्ष की नीति की आलोचना। चलिए भाई आलोचक कहते हैं, आलोचक क्या कहते हैं भाई कि आलोचक कहते हैं कि भारत का जो गुट निरपेक्ष की नीति का जो सिद्धांत था वो क्या था? गलत था। क्या था भाई? गलत था। यानी भारत गुट निरपेक्ष की नीति सिद्धांत विहीन थी। भारत की जो गुट निरपेक्ष की नीति थी वो कैसी थी? सिद्धांत विहीन थी, और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेने से कतराता रहा, बचता रहा। ठीक है, चलिए एक बार और इसी पॉइंट को देखते हैं। आलोचक कहते हैं कि गुट निरपेक्ष की नीति जो थी, भारत की जो गुट निरपेक्ष की नीति थी वो सिद्धांत विहीन थी, सिद्धांत विहीन थी। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेने से कतराता रहा, अर्थात बचता रहा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या? अगला आलोचक क्या कहते हैं? अगला आलोचक कहते हैं कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं थी। ठीक है, भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं थी। आलोचक कहते हैं कि भारत 1971 में, कब हुई? भारत 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की थी। भाई आलोचक क्या कहते हैं कि भारत जो था वो 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की थी, जो कि गुट निरपेक्षता की नीति के सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक बार समझिए। गुट भाई आलोचक कहते हैं कि भारत का जो व्यवहार था उसमें स्थिरता नहीं थी। ठीक है, भारत 1971 में, कब? 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की थी, जो कि गुट निरपेक्षता के नीति के खिलाफ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कुछ आलोचक तो ये भी कह दिए कि भारत जो था वो सोवियत संघ में शामिल था। कुछ आलोचक ये कह दिए कि भारत जो था वो सोवियत संघ में शामिल था और गुट निरपेक्षता की नीति का ढोंग कर रहा था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए इसको और देखते हैं। भाई गुट निरपेक्षता की नीति का आलोचना, भाई आलोचक कहते हैं कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो सिद्धांत विहीन थी और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेने से कतराता रहा। कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं थी और भारत 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की थी, जो कि गुट निरपेक्षता की नीति के खिलाफ है। ठीक है, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि भारत जो था वो सोवियत संघ में शामिल था, भारत जो था वो सोवियत संघ में शामिल था और गुट निरपेक्षता की नीति का ढोंग कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, शीत युद्ध का दौर। हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास भी अधिक से अधिक भेजें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप बताएं कि दिशा स्टडी पॉइंट नया चैनल बनाया है जिस पर आपको अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, और एग्जाम के लिए तैयारी भी कराई जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ
कि आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे।